अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? ठीक हो? सिंगे तासो खैर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद बशारत अली और आज की टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। आज है इंट्रोडक्शन टू स्टोइकियोमेट्री। वेलकम टू आवर चैनल BCT बशारत केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। तो स्टोइकियोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 है जो कि FSC पार्ट पर से ताल्लुक रखता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री को। स्टोइकियोमेट्री आखिर है क्या? स्टोइकियोमेट्री है क्या? स्टोइकियोमेट्री की ये जो लफ्ज़ है ये दो लफ्ज़ों से बना है, एक है स्टोकियोन, एक है स्टोकियोन। यहां पर देख लें, एक है स्टोकियोन और जिसकी मानी है एलिमेंट, स्टोकियोन की मानी है एलिमेंट, और दूसरा है मीट्री की मानी है मेजरमेंट। तो यहां पर आप डिफिनीशन को देखो, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। जब मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसमें जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। चलिए दूसरी डिफिनीशन को देखो, द रिलेशनशिप ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। चलो यहां पर देखो, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, इसको क्या कहते हैं? इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। चलो यहां पर दोबारा देख लो, द रिलेशनशिप ऑफ द अमाउंट, यहां पर देख लो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने हैं और इससे प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो इस कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं? इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। यहां पर देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है मेजर्ड इन मोल्स। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो होंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होंगे तो वो हम कौन सी यूनिट में लेंगे? मोल्स में लेंगे। कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? मोल्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का फायदा क्या है? स्टोइकियोमेट्री का फायदा क्या है? यहां पर देख लो, प्रेडिक्शंस, ये हमें प्रेडिक्शंस देती हैं। इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना दरकार होगा या प्रोडक्ट कितना बनेगा। यहां पर देख लो, हाउ मच प्रोडक्ट्स विल फॉर्म फ्रॉम ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। कि हमने एक मखसूस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया है, तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना बनेगा हम इसको क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। जितना प्रोडक्ट बनेगा हम इसको क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन क्या यूज करेंगे? स्टोइकियोमेट्री को यूज करेंगे। हम यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्री को। चलिए यहां पर देखो, दूसरे नंबर पर है हाउ मच रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हमें चाहिए एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए, हमें चाहिए स्पेसिफिक अमाउंट में प्रोडक्ट। तो यहां पर जितना प्रोडक्ट हमें चाहिए इसके लिए रिएक्टेंट कितना दरकार होगा, रिएक्टेंट इसके लिए कितने दरकार होंगे, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे किस चीज से? स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से हम इसको निकालेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्टेंट की अमाउंट कितना हमें चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दो बातें हो गई, हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड हाउ मच रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड। यहां पर देखो, हाउ मच रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड और हाउ मच प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। ये दो बातें हमें कौन बताता है? ये बताता है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंस देखो, स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? केमिस्ट यूज करते हैं स्टोइकियोमेट्री को इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट रिक्वायर्ड। केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं स्टोइकियोमेट्री को ताकि वो पता लगा सके कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट कितना दरकार होगा। तो केमिस्ट क्या यूज करते हैं? इसके लिए स्टोइकियोमेट्री को यूज करते हैं। चलिए यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन को बतौर एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन जिसकी फार्मूला है N2H2 या इस तरह है NH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल है,
रॉकेट में बतौर फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, रॉकेट्स में बतौर फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसको एक रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे, व्हेन यूज इन ए रिएक्शन, अगर हम इसको एक रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो हम जितना हाइड्रोजन एक रिएक्शन के लिए दरकार होगा, हम इसको स्ट्रिक्टली इतना ही यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली इतना ही यूज करेंगे। और हमें एक पता किस चीज से चलेगा, स्टोइकियोमेट्री से चलेगा। हम हाइड्रोजन को ज़्यादा क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो रिएक्शंस में अगर प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हाइड्रोजन को मिल जाए तो वो एक्सप्लोड भी कर सकती है। इसलिए हम हाइड्रोजन की स्ट्रिक्टली फिक्स अमाउंट इस्तेमाल करते हैं। कौन से अमाउंट इस्तेमाल करते हैं, फिक्स अमाउंट। और पता किससे चलता है, स्टोइकियोमेट्री से। आ गई समझ, नोट कर लिया, शाबाश। कॉपी और पेन निकालो और नोट करो जल्दी जल्दी से, शाबाश। मिटा दूं, स्टोइकियोमेट्री के लिए कुछ उसूल है, स्टोइकियोमेट्री के लिए कुछ उसूल है। तो यहां पर देख ली, स्टोइकियोमेट्री में हम यूज करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। स्टोइकियोमेट्री में हम किस चीज को, कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पर देख लो, वी मस्ट यूज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन स्टोइकियोमेट्री। हम स्टोइकियोमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। रीजन क्या है, बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल equations follows law of conservation of mass, law of conservation of mass, conservation of mass। हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस में, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। किस चीज को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। हाँ, यहां पर देख लो, एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। यहां पर आप देख लो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ HCl रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है। या फिर ये कौन से स्टेट में है, ये है एक्वा स्टेट में, वाटर में डिसॉल्व है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसके साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर हम, ये कौन से स्टेट में है, ये है सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस और ये सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहती है कि इन अ रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ मास एक्शन कहती है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि रिएक्टेंट और सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मास तो इसमें ना डिस्ट्रॉय होती है और ना पैदा होती है। चलो यहां पर प्रूव करते हैं इसको। ये दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। यहां पर देख लो, हाइड्रोजन की तादाद 2 है, यहां पर हाइड्रोजन की तादाद 2 है यहां पर। तो यहां पर हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, यहां पर है 1। यहां पर क्लोरीन है 1, क्लोरीन की तादाद कितनी है, 1 है, और यहां पर क्लोरीन की तादाद है 2। यहां पर मैग्नीशियम 1 है और यहां पर भी 1 है। चलो यहां पर अब एक्सप्लेन करते हैं, ये रिएक्शन अनबैलेंस है। तो यहां पर देख लो, एक क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन की तादाद कितनी है, 2 है। तो ये कहां से आ गया, ये क्लोरीन कहां से आ गया, क्या ये वाकई पैदा हो गया यहां पर, नहीं, पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि सिर्फ रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। मास सेम टू सेम होगा, मास कितना होगा, सेम टू सेम, यानी रिएक्टेंट की जितना मास होगा इतना मास प्रोडक्ट का भी होगा। लेकिन यहां पर देख लो, मैग्नीशियम की एटॉमिक मास है 12, मैग्नीशियम की एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1 और क्लोरीन की एटॉमिक मास है 35.9
5, तो ये हो गया 36.5 और ये हो गया 46 एंड 48.5 यानी 48.5। यहाँ पर मास हो गया, अगर हम ग्राम्स में ले तो 48.5 हो गया। और यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन कितनी है 35.5 और कितनी क्लोरीन है 2 है, क्लोरीन 2 है और मैग्नीशियम की एटॉमिक मास है 12। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 71 हो गया +2 और +12, तो ये कितना हो गया 71 + 2 73 75 एंड 85, यहाँ पर 85 हो गया। तो यहाँ पर मास 48 है और यहाँ पर 85 ग्राम है। तो क्या ये मास एक्स्ट्रा किस तरह हो गया, ये मास इस तरह ज़्यादा किस तरह हो गया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अनबैलेंस इक्वेशन फॉलो नहीं करती, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहती है? वो कहती है कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, ना तो इसमें मास पैदा नहीं होगा, ना एटम पैदा होंगे ना मास पैदा होगा, बल्कि एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इसी वजह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। चलो अब इसको बैलेंस करके फिर से कैलकुलेट करते हैं, इसको बैलेंस करके फिर से कैलकुलेट करते हैं। चलो यहाँ पर देख लो, अब ये बात जरूर याद रखिए कि हर जगह पर हर रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देख लो मैग्नीशियम की तादाद बराबर है, मैग्नीशियम की तादाद क्या है? बराबर है 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर है और 1 मैग्नीशियम यहाँ पर है, 1 मैग्नीशियम यहाँ पर है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर कितनी तादाद है 1 और 1, तो यहाँ पर लगा लिया 2 को, यहाँ पर लगा लिया 2 को। तो अब हाइड्रोजन भी 2 हो गई, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है और इस साइड पे भी क्लोरीन 2 है। तो रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, रिएक्शन बैलेंस्ड, रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ पर मैग्नीशियम की एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लगा लिया, अपनी जगह पर आ गया। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है 1 प्लस क्लोरीन 35.5। इसी तरह मैग्नीशियम की एटॉमिक मास है 12, क्लोरीन 35.5 प्लस क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इसके साथ 2 और हाइड्रोजन की तादाद 2 है, तो एटॉमिक मास क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसके दरमियान हम प्लस लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस 36.5 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया 72.5 हो गया। 72 नहीं 73.5, कितना हो गया 73.5। तो यहाँ पर कितना हुआ 12 प्लस 72 71 हो गया। यहाँ पर टोटल कितना हो गया 71 हो गया प्लस 2, तो यहाँ पर देख लो 12 तो कितना हो गया 83 और 85 हो गया। यहाँ पर मास कितना हो गया 85 ग्राम और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी हो गया 85.5 और यहाँ पर भी 85.5 आएगा, लेकिन आप कैलकुलेट करिए, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हो गया हूँ। तो यहाँ पर अब मास कितना आ गया? इक्वल आ गया, मास कितना आ गया? इक्वल। तो इसी वजह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। स्टोइकियोमेट्री में हम 2 एजम्पशन लेते हैं, 2 चीजों को हम एज्यूम करते हैं। स्टोइकियोमेट्री में हम 2 चीजों को एज्यूम कर देते हैं। तो यहां पर देख लो एजम्पशंस, कौन से एजम्पशंस हम लेते हैं? कौन से एजम्पशंस को हम लेते हैं? नंबर 1 ये है कि हम कहते हैं कि द रिएक्टेंट्स जो रिएक्टेंट्स है, द रिएक्टेंट्स आर fully converted into product, are fully converted into product। हम एज्यूम करते हैं, ये बात हम एज्यूम करते हैं कि रिएक्टेंट, जितनी भी रिएक्टेंट है, इससे क्या बना? प्रोडक्ट्स बना, यानी रिएक्शन कंप्लीटेड 100%। यहां पर एक और सेंटेंस लिख लो,
रिएक्शन कंप्लीटेड 100% की रिएक्शन 100% क्या हो गया है, कंप्लीट हुआ है। 100% की रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ है। दूसरी वो बात है, दूसरा एजम्पशन कौन सा लेते हैं हम, दूसरा एजम्पशन लेते हैं कि रिएक्शंस नो साइड रिएक्शन, यहां पर जो रिएक्शन हुआ है इसमें साइड रिएक्शन नहीं हुआ है, नो साइड रिएक्शन, यानी हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो 100% वो ही बना है। मैं दोबारा समझा देता हूं। एक बात हम एज्यूम करते हैं कि रिएक्शंस 100% कंप्लीट हुआ है। स्टोइकियोमेट्री में हम ये बात एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ है। दूसरा ये बात है कि नो साइड रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो 100% वही बना है, 100% वही प्रोडक्ट बना है, इसमें साइड रिएक्शन नहीं हुआ है, कोई और प्रोडक्ट नहीं बना है। तो ये दो बातें हम एज्यूम करेंगे, यहां पर ये दो बातें हम एज्यूम करेंगे। चलो मिटा दो इसको, आ गई समझ? चलो ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को पढ़ना होगा, हमें कुछ बेसिक्स से पढ़ना होगा। हमने ये जानना होगा कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को किस तरह निकालेंगे। हमने ये जानना होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये। और दूसरा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और यहाँ पर ये देख लो रिलेटिव फार्मूला मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव फार्मूला मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ ऐसे, एटॉमिक मास, या इसके साथ आर लगाते हैं ताकि पता चले कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ताकि पता चले कि ये कौन सा एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। यहाँ पर एक और, ये दोनों हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आर से, ये दोनों हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आर से, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से। रिलेटिव एटॉमिक मास यानी AR। यहां पर सिर्फ हम ये बात करेंगे, यहां पर सिर्फ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, ये नहीं समझाऊंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और किस तरह आया है, ये इसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब सिर्फ हमने ये समझना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख लो, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं AR से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, AR से। तो ये हम निकालेंगे कैलकुलेशन के लिए, हम निकालेंगे किस चीज से, पीरियोडिक टेबल से। किस चीज से निकालेंगे, पीरियोडिक टेबल से। हम निकालेंगे इसको पीरियोडिक टेबल से। तो ये कहां पर मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में ये कहां पर मिलेगा। तो चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। X एक एलिमेंट है, फर्ज करें कि X एक एलिमेंट है, और पीरियोडिक टेबल में आप ढूंढ रही है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। तो यहां पर देख लो, या इस तरह लिखा होगा, X के ऊपर क्या लगा होगा, A लगा होगा, और नीचे क्या लगा होगा, Z लगा होगा, या इस तरह होगा, Z ऊपर होगा और A नीचे होगा। तो A का मतलब है एटॉमिक मास, A का मतलब क्या है, A का मतलब है एटॉमिक मास, और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को हम दूसरा नाम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर, इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियन नंबर। एटॉमिक मास इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है। असल में एक एटम में जितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इस तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, इसको एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लो, या तो इस तरह आया होगा या तो इस तरह होगा,
या तो ऊपर एटॉमिक मास होगा नीचे एटॉमिक नंबर होगा, या तो ऊपर एटॉमिक नंबर होगा नीचे क्या दिया होगा, एटॉमिक मास। तो अब कहेंगे कि सर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एटॉमिक मास कौन सा है और एटॉमिक नंबर कौन सा है, या ये एटॉमिक मास है या एटॉमिक नंबर है, या ये Z एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं या एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी बता देता हूँ। या यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इस तरह तो नहीं लिखा होता कि यहाँ पर A है, A इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, इसी तरह नहीं लिखा होता है। यहाँ पर डायरेक्ट नंबर लगा होता है कि 1 है या 2 है, यहाँ पर 1 लिखा होगा, या यहाँ पर 4 लिखा होगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा। तो इसमें आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को किस तरह पहचानेंगे? चलो एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप किस तरह पहचानेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A क्या है, A इज इक्वल टू एटॉमिक मास, A है एटॉमिक मास। तो A को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी मानी तो है यहाँ पर एटॉमिक मास है, लेकिन हम इससे क्या मतलब लेंगे? हम लेंगे कि ये है आसमान, ये क्या है, आसमान। A से हम क्या मतलब लेंगे? आसमान। और यहाँ पर देख लो Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, लेकिन हम मतलब क्या लेंगे इससे? जमीन। तो ये हो गई जमीन और ये हो गया आसमान, ये हो गई जमीन और ये हो गया आसमान। तो चलो मैं बता देता हूं आपको पता है कि आसमान बड़ा है या जमीन? आसमान बड़ा है या जमीन? तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर आसमान बड़ा है, आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर आसमान बड़ा है और जमीन छोटी है। ठीक है, आसमान बड़ा है। तो यहां पर देख लो, अगर एक x आपको एक एलिमेंट दिया गया है x, ठीक है, x दिया गया है और यहां पर लगा है 1.0079 और यहां पे दिया गया है 1, तो आप नोट करेंगे, आप इस पर सोच करेंगे कि यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहां पर देख ली, ये एक है 1.0079 और दूसरा है 1, तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है 1.0079। तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। जो नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मास। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 1.0079। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एटॉमिक मास। और छोटा नंबर कौन सा है? सिर्फ वो है, तो वो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, आ गई समझ? एग्जाम्पल लिख ले एग्जाम्पल। चलो यहां पर देखो एग्जाम्पल यहां पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास लिखा है 1.0079 और एटॉमिक नंबर लिखा है 1.00000, बस सिर्फ 1 लिख ले तो अच्छा होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है 1.0079 और इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं होगा। चलो आ गई समझ? सोडियम की बात करते हैं। यहां पर सोडियम के साथ सोडियम पर लिखा होगा 23, तो एटॉमिक मास क्या है? 23 है। सोडियम की एटॉमिक मास क्या है? 23 है। इसी तरह क्लोरीन की एटॉमिक मास क्या है? 35.5 है। ठीक है, आ गई समझ? मिटा दो इसको। चलो ठीक है, सिर्फ इसको मिटाऊंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास को। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो अब बात करते हैं 2 नंबर है रिलेटिव फार्मूला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को किस तरह निकालेंगे, इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम एग्जांपल लिखते हैं। तो यहां पर देख लो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जिस तरह नाम से जाहिर है, मॉलिक्यूल की मास है। किस चीज की मास है? मॉलिक्यूल की। यहां पर मास थी एटम की, सिर्फ एक एटम की, और यहां पर मास होगी टोटल मॉलिक्यूल की। किस चीज की होगी? टोटल मॉलिक्यूल की। एग्जांपल लिखते हैं कि इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिखा है वाटर यानी H2O। इसकी मॉलिक्यूलर मास को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे? पहले स्टेप में इसको लिखेंगे इस तरह, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
इस तरह लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सभी एलिमेंट को अलग अलग लिख दिया, सभी एलिमेंट को अलग अलग लिख दिया। अब हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लगा लिया 2 को। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 1 है तो यहाँ पर लगा लिया 1 को, और इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, आप पीरियोडिक टेबल को उठा लेंगे और हाइड्रोजन को देखेंगे। किस चीज़ को देखेंगे, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर 2 अपनी जगह पर आ गया। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास क्या है, 1.0079, 1.0079 प्लस करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ। तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन की एटॉमिक मास लिखा है 16, क्या लिखा है 16। तो यहाँ पर अब हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल नंबर है, पॉइंट के बाद ये नंबर क्या है, इंतहाई स्मॉल है, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो 2 × 1 से क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस 16 क्या आ गया 16। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 18। तो H2O की मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास H2O की मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 है, मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 है। लेकिन कौन सा मॉलिक्यूलर मास हमने लिया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कौन सा है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 18। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। तो हम बात करते हैं NH3 की। चलो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1 में करेंगे इस तरह के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, हाइड्रोजन की तादाद है 3 और नाइट्रोजन की तादाद 1 है। चलो अब पीरियोडिक टेबल में हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन की एटॉमिक मास क्या है। वो ट्रिक तो आपको याद है ना, ट्रिक तो याद है ना कि क्या किस तरह फाइंड करेंगे हम। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1 और बाकी को हमने इग्नोर कर दिया है, 1.0079 है, लेकिन पॉइंट के बाद जो भी हिंट्स है हमने इसको इग्नोर किया है और आगे इसको से साथ मल्टीप्लाई किया 3 को, ठीक है। और नाइट्रोजन की एटॉमिक मास है 14, एटॉमिक मास क्या है 14 है। तो यहाँ पर देख ले हाइड्रोजन 3 × 1 = 3 प्लस 14 तो क्या आ गया 17। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया यानी NH3 कितना है 17 कितना है 17 है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 है। आप ये बात याद रखिए कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में और रिलेटिव फार्मूला मास को कैलकुलेट करने में कोई फर्क नहीं, दोनों कैलकुलेट एक तरह से होते हैं, ये दोनों एक तरह से कैलकुलेट होते हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम फार्मूला मास, रिलेटिव फार्मूला मास को आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन से कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सिर्फ नेम चेंज है, बाकी इसको कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या आ गया 17 आ गया। अब बात करते हैं रिलेटिव फार्मूला मास की, तो रिलेटिव फार्मूला मास क्या है, ये हम सिर्फ रिलेटिव फार्मूला मास नंबर 3 है, रिलेटिव फार्मूला मास, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं MR से। और कैलकुलेशन किस तरह है, सेम टू सेम विद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो हम ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली, ये नेम रिलेटिव फार्मूला मास, ये फार्मूला मास सिर्फ स्पेसिफिकली किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। शाबाश, तो इस्तेमाल करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो एक आयनिक कंपाउंड लिखते हैं जैसा कि है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की एटॉमिक मास को निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, सेम टू सेम तरीका है। पहले लिखेंगे सोडियम को और क्लोरीन को अलग अलग, ठीक है। अब क्लोरीन की तादाद कितनी है 2 है और दरमियान में क्या लिखेंगे प्लस, इसको जमा करेंगे। तो सोडियम की एटॉमिक मास है, सोडियम की रिलेटिव एटॉमिक मास है 23, सोडियम की रिलेटिव एटॉमिक मास है 23। इसी तरह क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5
5। तो क्या हो गया यहाँ पर 23 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35, तो कितना हो गया 71। कितना आ गया 71। तो अब इसको 70 80 90 93 94 टोटल कितना आ गया 94। तो रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 94। रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 94। सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने सोडियम क्लोराइड की फार्मूला NaCl2 लिखा है, तो यहाँ पर मैं गलत हो गया हूँ, मुझसे गलती हो गई है। तो इसकी तादाद सिर्फ NaCl में क्लोरीन की तादाद 1 है। तो यहाँ से भी 2 को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया 35.5 और टोटल रिजल्ट आ गया 58.5। टोटल रिजल्ट कितना आ गया 58.5। मैं बात कर रहा था असल में मेरे सोच में था मैग्नीशियम क्लोराइड, मेरे सोच में क्या था मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोरीन की तादाद 2 है और यहाँ इस गलती से मैंने क्लोरीन की तादाद सोडियम क्लोराइड में भी 2 लिखा, तो इसको मैंने रिकवर कर दिया। चलो यहाँ पर देख लो मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर मैग्नीशियम की एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है और क्लोरीन के रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5, लेकिन क्लोरीन की तादाद 2 है तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर आ गया 71। 35 प्लस 35 70 और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1। तो टोटल मास क्लोरीन का क्या हो गया 71 और मैग्नीशियम का 12। 70 80 तो टोटल मास कितना हो गया 83। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास रिलेटिव फार्मूला मास मैग्नीशियम की रिलेटिव फार्मूला मास क्या आ गया 83 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका, इन दोनों की कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है, एक तरह से हम इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, मैं आपको अभी दे रहा हूं होमवर्क, तो आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो मिटा दूं इसको, चलो ठीक है, तो नोट कर दीजिए, इसको खुद सॉल्व कर दीजिएगा। ये है आपकी असाइनमेंट, यहाँ पर है होमवर्क, होमवर्क तो आप नोट कर ले। आप फाइंड करेंगे HNO3 की मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 की मॉलिक्यूलर मास, HCl की मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसके अलावा आप फाइंड करेंगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की मॉलिक्यूलर मास और इसके अलावा 2-3 और लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप फाइंड करेंगे CH4 की मॉलिक्यूलर मास, आप फाइंड करेंगे CH3COOH की मॉलिक्यूलर मास। तो आपकी ये हो गई होमवर्क और आपको क्या फाइंड करना होगा मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव फार्मूला मास, रिलेटिव फार्मूला मास दोनों हम फाइंड कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री से लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने पढ़ा कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। फिर से हमने पढ़ा इसकी इंपॉर्टेंस कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने 2 एजम्पशंस पढ़े, यहाँ पर हमने पढ़े 2 एजम्पशंस और हमने ये पढ़ा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो फिर से बेसिक पढ़ा कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव फार्मूला मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे और ये पढ़ा कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को पीरियोडिक टेबल से किस तरह फाइंड करेंगे, किस तरह निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोल को, कि मोल क्या है और इसकी कैलकुलेशन को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।